नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनजान की लिखी हुई एक लघु कथा है। शीर्षक है बेबस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बेटी, मर्द को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़कर आने से तेरा जीवन कैसे पार लगेगा। माँ के समझाने पर अंजलि तिलमिला उठी। परिस्थिति ने उसे कठोर और असहिष्णु बना दिया था। बड़ी भाभी की तीखी बातें नश्तर सी चुभ रही थी। कैसे इतनी बड़ी कड़वी बातें कह जाते वे लोग, वह भी सोम के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का सोम के बाल मन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह वे जरा भी नहीं सोचती। क्यों सोचेंगी वे, जब माँ होकर अपनी नन्ही से संतान की भलाई बुराई समझ नहीं पाई। भला उन्हें क्या गरज है। हाँ हाँ, सारा कसूर तो उसी का है। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती है। सोने से गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका, जिसे देखा सभी ने, और दिल हृदय पर उसके जो चोट लगी, उस पर किसी की नजर नहीं गई। माँ बस यही समझाती, बेटी, मर्द को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़ आने से तेरा जीवन कैसे पार लगेगा। माँ के समझाने पर अंजलि बेफर उठी थी। माँ, किस मर्द की बात करती हो? उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, अपनी माँ बहन के इशारे पर नाचता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी। छी! आगे के शब्द आंसू में डूब गए। अंजलि, होश से काम लो, अब तुम अकेली नहीं हो। एक नन्ही सी जान है तुम्हारे साथ। माँ ने धीरे से कहा। इसी नन्ही सी जान की खातिर ही तो अपनी जान नहीं दी माँ मैंने, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद जाती। ना बेटी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकाल। मात्र हृदय पिघल उठा। तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों के उलाहने नहीं सुनती। मेरे लिए तो इधर कुआं है, उधर खाई है। अंजलि रोती जाती, बीच बीच में अपनी वेदना माँ के आंचल में डालती जाती। अभी भी बड़ी भाभी की जबान कैंची की तरह चल ही रही थी। दोनों में से एक काम हो, या तो उस मर्दुए की आव भगत की जाए, या फिर कोर्ट में केस लड़ा जाए। सच में दोनों बातें एक साथ संभव नहीं लगती। उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ और इधर हंस हंस करके पकवान खिलाओ। छोटी भाभी भी भला कब पीछे रहने वाली थी। ओह, तो एक कप चाय और दो सूखे बिस्किट को पकवान कहने लगे हो आप लोग। परिस्थिति ने अंजलि को मुंहफट बना दिया था। खिलाओ पकवान, कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है। एक और गालियां देती हो, दुनिया जहान से उसकी बुराई करते नहीं थकती, और दूसरी ओर उसको एंटरटेन करती हो। दुनिया क्या समझेगी। बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों एक बार शुरू हो जाती है ना, तो उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है। उसका कसूर यही था कि शिष्टाचारवश अपने पति अनिरुद्ध को एक कप चाय बनाकर दिया था और साथ में दो बिस्किट दे दिए थे। अनिरुद्ध से उसका कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के आदेश से वह महीने में एक बार अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने आता है, उसे घुमाता फिराता है और तय समय पर वापस पहुंचा जाता है। वैसे भी दुखी हृदय, कमजोर काया, दुर्बल पक्ष लेकर कब तक बहस की जा सकती है। अंजलि रोने लगी, हैरान परेशान। सोम बार बार सबके चेहरे देखता जाता, कभी नानी को देखता, कभी माँ को, और कभी दोनों मामियों को। अब वह किसका पक्ष ले। झगड़ा अक्सर उसे ही तो लेकर होता रहता है। इस तथ्य को वह समझने लगा है, लेकिन क्यों इसे समझ नहीं पाता। इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल भी पढ़ने जाते हैं उसी की तरह, लेकिन किसी को लेकर ऐसी लड़ाई नहीं होती, और ना ही ऐसी हाय तौबा। किसी की मम्मी उसकी मम्मी की तरह नहीं भी सुरती रहती। मामियाँ रेशमी साड़ियों में बंद सवर कर अपनी पति और बच्चों के साथ सैर सपाटे पर जाती हैं, हंसती खिलखिलाती हुई। एक उसकी मम्मी है, बदरंग कपड़ों, सूखे होठ, उलझे बाल, हमेशा किचन में रहेगी या फिर पीछे बालकनी में उदास खड़ी होकर आंखें पोंछती रहेगी। 30 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष की गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठी रहती। उनके खुसुर फुसुर सोम के समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की बात होगी, तभी तो मम्मी का गला रुंधा रहता है, आवाज फंसी फंसी निकलती है।
नानी भी एक ही टॉपिक से उबी हुई प्रतीत होती है आजकल। सो सोम को झड़क देती है, जा बाहर खेल। जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे कोई साथ नहीं खिलाता। मम्मी तो नक्कर बोल देती, ढंग से खेलेगा सभी खिलाएंगे। नानी उकताई हुई सी बोली, माँ तुम क्यों नहीं समझती, बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण से ही सोम से झगड़ते हैं, मारते और चिढ़ाते हैं। अंजलि का दबा आक्रोश मुखर हो गया। नानी चुप रही। अंजलि का बात बात पर उत्तेजित होना उन्हें बड़ा नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूं बातें करना दोनों भाभीियों को जरा भी नहीं सुहाता। आज हमारी खैर नहीं। छोटी, खूब लगाई बुझाई हो रही है। होने दो दीदी, हम क्यों किसी से डरे, अपने पति की कमाई खाती है। कोई आंख उठाकर देखे तो सही, नोच डालूंगी। बहुओं के ताने सुनकर माँ घबरा जाती है। मन ही मन उस घड़ी को कोसती है जब अंजलि हाथ में अटैची और गोद में नन्हा सा 10 माह का बच्चा लिए उनकी देहरी पर आ गई थी। 5 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली। पिता थे नहीं, उनकी जगह दोनों भाइयों ने अंजलि को पूर्ण संरक्षण दिया। दोनों भाभियां भी प्यार दुलार की वर्षा अपने ननद रानी पर किया करती। लेकिन आज वो ही भाभियां तलवार की धार बन गई हैं और उस पर हर घड़ी वार करने के लिए बेचैन रहती है। शायद बदली हुई स्थिति के कारण। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। आज सोम को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था। सोम बड़ा उतावला हो रहा था। जल्दी मम्मी जल्दी। अर्ध विक्षिप्त सी अंजलि गिरते गिरते बची। ओह, चप्पल टूट गई, इसे भी अभी धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया। पुरानी घिसी हुई चप्पल। वह लाचार सी इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो ना, पापा आ गए होंगे। उसकी मनोस्थिति से अनजान सोम की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। मैं क्या करूं, तेरी जान को रोऊं, जब देखो सिर पर सवार रहता है। 2 मिनट का चैन नहीं, कभी ये तो कभी वो। महीने भर मैं खटती पिटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। तेरे पापा को क्या, महीने में एक दिन लाड़ चाव लगाना रहता है, और तू उन्हीं की माला जपता रहता है। सबकी नजरों में तो मैं ही खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी कब का बैर निकालना था मुझसे, अभी ही टूटना था इसे। मुझसे नहीं चला जाता। अंजलि बिफर उठी। सोम सहम गया। उसने माँ के पाँव की चप्पल की ओर देखा। सच मम्मी, इन टूटी चप्पलों से कैसे चलेंगे आप। चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर थी, वरना वह तो कब के घिस चुकी थी, बदरंग, पुरानी सी। सोम की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी तो उनके पास में, जब वे उन्हें धारण करके खटखटाती चलती है। कैसे स्मार्ट लगती है, किसी फिल्मी हीरोइन जैसी। और उसकी मम्मी, घर बाहर बस यही एक जोड़ी चप्पल, और आज तो वह चप्पल भी टूट गया। सोम उदास हो गया। उसका बाल सुलभ मन इन विसंगतियों को समझ नहीं सका। अंजलि किसी प्रकार अपना पैर संभाल संभाल कर मंजिल तक पहुंची। सामने खड़े अनिरुद्ध उसे एकटक देख रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने आंखें झुका ली। कैसे स्मार्ट लग रहे हैं अनिरुद्ध। लगता है नया सूट सिलवाया है, रॉयल ब्लू पर लाल टाई, कार भी नई खरीदी है। अरे वाह। क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। सोम पापा को देखते दौड़ पड़ा। बाय मम्मी बाय। पापा, नई गाड़ी किसकी है। पापा को पाकर सोम सारे जग को भूल जाता है, शायद माँ को भी। तुम्हारी है, तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना। सच्ची, मेरे लिए, मेरी है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वो मामा के कार में ताक झांक कर रहा था। उसे मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर परे ढकेल दिया था। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। सोम का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। सोम को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी।
पहले घर, अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटे ने तो जीना दूभर कर दिया है। सांप का बेटा सपोला। मामी की कटौतियां वह समझा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे उसकी मम्मी से, उसके पापा से कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत करता हूँ। लेकिन मम्मी है कहाँ? वह रसोई में शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी है। बड़े मामा का प्रमोशन जो हुआ है और उनकी शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त थे, खरीदारी, घर की सजावट, रंग रोगन में। फालतू तो वह और उसकी मम्मी ही है। वह मम्मी के पास जा पहुंचा। आग की लपटों में मम्मी का गोरा रंग तांबई हो रहा था। वह एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं है। सोम ने सोचा, मम्मी एक ले लो। लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारे से मना कर दिया। उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पार्टी के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है। सीने में उबलते हुए जज्बात चक्षु से भाप बनकर निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जानता है मम्मी रात के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। तब तक वह दुबक कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा हुआ काम समेटेंगी। दो निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पालेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था। यूं अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरा था। उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, न कुछ उठाकर बेटे को देती थी, न ही खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में, अपने लोगों के बीच, दोनों माँ बेटे सबकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई कितना पराया हो जाता है। यही भाभियाँ अंजलि की एक एक अदा पर निछावर हुआ करती थी। उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थी। उन्हीं की नजरों में अब वह इतनी गिर चुकी है। मम्मी देखो, नई गाड़ी मेरे लिए। तुम भी चलो, खूब घूमेंगे, पिकनिक पर भी जाएंगे। मैं अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। सोम खुशी से बावला हो रहा था। अनिरुद्ध अपने बेटे का चमकता मुखड़ा निरख रहे थे और अंजलि बाप बेटे के इस मिलन को किस प्रकार ले, हंसे या रोए। हंसना तो वह भूल चुकी है, और रोना इस आदमी के सामने जो उसके बेटे का बाप है। ना, वह रोएगी नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगी। वहां से भागना चाहती है। टूटी हुई चप्पल। हाय रे समय का फेर। पति कार स्टार्ट करके जा चुके थे। सोम का हिलता हुआ हाथ नजरों से ओझल हो गया था। वो टूटी चप्पल वहीं फेंक कर नंगे पांव घर लौट आई। माँ किताब पढ़ रही थी। भाभी अपने आप में मस्त, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं। वह बिस्तर पर कटे पेड़ के समान गिर पड़ी। हृदय की पीड़ा आंखों में आंसू बनकर बह चली। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार उसे याद आने लगी। अंजलि के पिता व्यापारी थे। अच्छा खाता पीता घर। दोनों भाइयों से छोटी अंजलि सबकी लाडली, सुंदर, संस्कारी। पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया। भाभियां उस पर दिलो जान छिड़कती। भाई बहन का प्यार देखकर माँ फूली नह समाती। अंजलि रूपवती और मिलनसार लड़की थी, लेकिन माँ के अत्यधिक लाड प्यार, भाइयों के संरक्षण, भाभियों का दोस्ताना व्यवहार, इसने उसे कुछ ज्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास न हो पाया था। आगा पीछा नहीं सोचती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना, और इसी सब ने उसे आज इस विकट परिस्थिति में खड़ा कर दिया। अंजलि बड़ी हो गई है। उसके लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों की, और विवाह की तैयारी दोनों भाभियों की। माँ अपनी बेटी अंजलि के ब्याह के लिए चिंतित थी। भाइयों ने इसे गंभीरता से लिया, और उसी दिन से शुरू हुआ उचित वर, घर की तलाश। घर वर दोनों मनोनुकूल मिलना आसान तो नहीं। कहीं लड़का योग्य तो घर कमजोर, कहीं घर समृद्ध लेकिन वर अंजलि के योग्य नहीं। इसी बीच गांव घर की बुआ अनिरुद्ध का रिश्ता लेकर आ गई। वे कभी अनिरुद्ध के रूप गुण का बखान करती, तो कभी उसके ऊंचे खानदान व धन दौलत का। अंजलि छिप छिप कर सुनती।
अपने भावी जीवन की कल्पना में डूबती उतराती रहती। रिश्ता पक्का हो गया। विवाह भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। लेन देन में कोई कमी नहीं। वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। अनिरुद्ध के परिवार वालों को अंजलि भाग गई थी। परिवार पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा। अनिरुद्ध अंजलि पर जान छिड़कता था। मायके की तरह अंजलि ससुराल में भी सबकी आंखों का तारा बन गई थी। सबकी लाडली बन गई थी। गर्भ में सोम के आते ही अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा। सास ससुर देवर ननंद ने अंजलि की बलैया ली। देखने वाले दंग। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। अंजलि को सभी हथेली पर रखते। बहू यह न करो, वह न करो बहू। सासू माँ लाड लगाती। लो बहू, तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल, मेवों और अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता। और अनिरुद्ध, वह बावला अंजलि को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। दफ्तर से बार बार फोन करता। रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिष्यों की तस्वीरों से कमरा जगमगा उठा। माँ और भाई अंजलि को लाने गए थे। सास ससुर ने हाथ जोड़ दिए। बेटी का सुख मान सम्मान देखकर माँ और भाई गदगद हो उठे। माँ और भाई चाहते थे कि जचगी मायके में हो। वहीं सास ससुर पति पल भर के लिए भी अंजलि को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। अंजलि दोनों पक्षों के दांव पेच पर मुस्कुरा उठी। अंजलि ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाया गया। मां बनकर अंजलि निहाल हो उठी। जब देखो सोम को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना सोम अपनी बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता था। अंजलि बड़ा होकर सोम मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। अनिरुद्ध की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं तो इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी। लोगों की सेवा करेगा। अंजलि हंसकर कहती, न न डॉक्टर न इंजीनियर, यह तो मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसे व्यापारी बना तो। नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हो करके हंसने लगते। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। पता नहीं किसकी नजर लग गई। आज उसी सोम की जननी के किसी को सुध नहीं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सोम के जन्म के बाद तीसरे महीने ही दिवाली का त्योहार। और उसके और उस मनहूस दिवाली ने अंजलि व उसके सोम की जीवन धारा पलट कर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लगा हुआ था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फदी अंजलि पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अनिरुद्ध देर से लौटे। साथ में एक सुंदर सी युवती थी। अंजलि, यह मेरे कॉलेज के सहपाठी मीना है। अंजलि ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। मीना ने चुपती हुई नजर अंजलि पर डाली। कहाँ ढूंढी इतनी खूबसूरत पत्नी। अरे तुमसे कम ही। अनिरुद्ध का मजाकिया स्वभाव था। किंतु अंजलि झेप गई। अनिरुद्ध के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस से भर दिया। मीना जितनी देर रही अनिरुद्ध से चिपकी रही। सुंदर तो वह थी ही। उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना अंजलि को जरा भी नहीं सुहाया। दिवाली पूजन, हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी, ये सब करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूंगी, मीना बोली थी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अनिरुद्ध के आंखों की चमक अंजलि आज तक भूल नहीं पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वह सोम को सीने से चिपकाए सो गई थी। फिर तो अनिरुद्ध अंजलि और सोम की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें मीना के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती। सोम में भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली अंजलि पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात वह सोम में ही खोई रहती थी। वह सोम को कलेजे से लगा सुख स्वप्न में खोई हुई थी। उस दिन उसकी सहेली ने फोन पर जानकारी दी। आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब। अब इतने अनजान भी मत बन। तेरे अनिरुद्ध का मीना के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुझे मालूम नहीं। कैसी पत्नी है तू। दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा और होटल जाते हैं, और तू पूछ रही है कि क्या मतलब। सहेली ने स्पष्ट किया। देख,
मुझे झूठी सच्ची कहानियां मत सुना। वह अनिरुद्ध के साथ पढ़ती थी। अंजलि चीख उठी। पढ़ती थी ना, अब अनिरुद्ध के साथ क्या गुल खिला रही है? मुझ पर विश्वास नहीं है? पूछ कर देख ले, फिर मत कहना कि मुझे आगाह नहीं किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। सहेली ने यह कहकर फोन रख दिया था। अंजलि का दिल फिर किसी काम में नहीं लग रहा था। सोम भी आज उसे बहला नहीं सका। वह छटपटा रही थी कि कि कब जाकर अनिरुद्ध से बात करे। सहेली की बात किससे कहे? माँ जी से? पिताजी से? ना ना, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह तो सीधे अपने पति से ही बात करेगी। अनिरुद्ध ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध तो सदा से ही अपने रख रखाव पहरावे का विशेष ध्यान रखते थे। इधर कुछ ज्यादा ही सजग और सचेत रहने लगे। हर दम खिले खिले, प्रसन्न, अपने आप में मगन। घर में पांव टिकते नहीं थे। भूल कर भी अंजलि को कहीं साथ घुमाने नहीं ले जाते थे। सोम का एक अच्छा बहाना मिल गया था उसे। अंजलि को कोई शिकवा भी नहीं था। वह तो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी, जहां उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा सोम था। वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी कर दी थी। वह बड़ी बेसब्री से अनिरुद्ध की राह देखने लगी। रात गए अनिरुद्ध लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में। खाना? अंजलि को अपने इंतजार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है। वो बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। अंजलि ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज परफ्यूम का तेज भपका। अंजलि को यूं कोट थामते, अपने लिए जागते देखकर अनिरुद्ध चौंक गया, क्योंकि सोम के जन्म के बाद से वह तो बच्चे में ही खोई रहती थी। वह रात में लौटता, उस समय वह सोम के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। परफ्यूम की महक ने अंजलि को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू मीना के कपड़ों से उस दिन आ रही थी। तो उसकी सहेली ठीक ही कह रही थी। अंजलि एकाएक उत्तेजित उठी। कहाँ खाकर आए? पार्टी थी? कहाँ? होटल में। कुछ क्लाइंट आए थे। सच बोल रहे हो? तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम मीना के साथ समय बिताकर खा पी कर आ रहे हो। अनिरुद्ध का चेहरा क्षण भर के लिए फक पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? मीना के साथ गुलछर्रे उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के पिता हो तुम। छी! अंजलि क्रोध से कांपने लगी थी। मीना पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला न जपी होती, तुम्हारी जगह पर मीना ही होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया है। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों न दूं? एक वही है जो मेरे लिए पलके बिछाई रहती है, और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। पति अब पूरी तरह से बेहयाई पर उतर आया था। अंजलि के पांव तले से जमीन खिसक गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। अनिरुद्ध का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं मीना को छोड़ नहीं सकता। तुम पत्नी हो और वो प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के नाजायज रिश्ते को अनदेखा करना ही ब्याहता का धर्म है? अंजलि उसकी इस कठ दलीली को कैसे बर्दाश्त करती। खूब रोई धोई, अपने सिंदूर और सोम का वास्ता दिया। सास ससुर से भी इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया। लेकिन अनिरुद्ध पर मीना के रूप लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। अंजलि जैसे चाह रहे, वह मीना को नहीं छोड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अंजलि को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार्य नहीं। पति पत्नी का मुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। अब अंजलि पति को समझाने में जब नाकामयाब रही, तब एक दिन सोम को गोद में लेकर मायके का रास्ता पकड़ लिया। सास ससुर ने समझाया भी, बहू, अपना घर पति और पति को छोड़कर मत जाओ। अनिरुद्ध की आंखों से पर्दा जल्दी उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु अंजलि का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यावहारिकता से सर्वथा अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने के लिए अब तैयार न थी, जहां उसका पति पराई स्त्री से संबंध रख रहा था। उसकी खुददारी ने अपनी मां के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान, बहू मुन्ने के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनवार की।
पहले आप अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा। बहू, तुम उसकी पत्नी हो ना, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात बिगड़ेगी ही बहू। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने सोम का पेट भर सकूं। अंजलि एक झटके में ही पतिगृह छोड़कर चली आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार! उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, जेल के चक्के न पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियां भी खूब चटखारे ले लेकर ननद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनती। अंजलि अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा नमक मिर्ची लगाकर बयान करते न थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से अंजलि का साथ दे रहे थे। सोम का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा था। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर फिर जग हंसाई। अंजलि और सोम का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता। भाइयों में अब झंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियां जैसे इसी मौके की तलाश में थी। वे अंजलि और सोम को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने न देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठी। मेरे बाद इस लड़की का, मेरी बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते हुए खर्चे भी हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर परित्यक्ता बहन और उसका बच्चा जो जबरन उनके गले पड़ा हुआ है। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने सोम को अपने पिता से मिलने का मुकर्रर किया था। सोम को इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता। बाकी दिनों की अवहेलना को वह विस्मृत कर देता इस एक दिन के लिए। अनिरुद्ध बिना नागा आखिरी रविवार को सुबह आते। अंजलि सोम को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। सोम हाथ हिलाता हुआ पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। अनिरुद्ध ने सोम को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है, बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक ही तो है। पापा के पास रहेगा तो ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। अंजलि तो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, 2,000 रुपए कमाने वाली। उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं सोम उसे छिन गया, अपने पापा के पास चला गया, तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन ने से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वही ऐंठन अंजलि के कलेजे में होने लगती। ना ना, मैं अपने बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग ना होने दूंगी। सोचकर वह सिसकने लगती। स्वयं से जवाब सवाल करते उसे झपकी आ गई। आंख खुली तो पाया सोम आ चुका है, हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयों, उसके पसंद की चॉकलेट से लदा फदा। घर वाले उन सामान को हिकारत की नजर से देखते। यह नफरत के बीज उसकी ही बोई हुई है। अंजलि सब कुछ छोड़कर छाड़ कर भागी न होती, उसकी गृहस्थी यूं तहस नस न होती, वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल न चाट रही होती। मम्मी, तुम्हारे लिए। क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। अंजलि भौचक। यह क्या? तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। मम्मा, हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? अंजलि निरुत्तर थी। अंजलि ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। अगर पहनती है तो घर वालों की कटुक्तियां, और न पहने सोम की जिज्ञासा। दिवाली का त्योहार आ गया। भाई भाभी सपरिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ, गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद घर वाले लौट आए। इतनी जल्दी? अंजलि ने दरवाजा खोला तो सामने अनिरुद्ध। अंजलि स्तब्ध। घर में कोई था नहीं। उसके जबान पर जैसे ताला पड़ गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? अनिरुद्ध के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ, आइए, परंतु इस समय घर में कोई है नहीं। सोम कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहे। इस विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार न थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व निछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिझक।
थोड़ी सी बेवफाई और कानूनी दांव पेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। अंजलि, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। दीवार रूपी मृग तृष्णा के पीछे मैं तो भागता रहा, अपनी पत्नी के निश्चल प्रेम के सागर को पहचान ही नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और सोम को लेने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊंगी? मीना के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। मीना? मीना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफी देर हो चुकी है अंजलि। अब अपनी पत्नी और बच्चे से मैं दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ और भाई को क्यों ऐतराज होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और रहा कोर्ट कचहरी, लो, तुम्हारे सामने ये सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास तो तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा और प्यार पर ही तो दाम्पत्य की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जताकर बाहों का सहारा देकर अपने पास खींच लिया होता तो मैं मीना में अपनी खुशियां नहीं तलाशता। सच है कि मैं भटक गया था, किंतु ये मत भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों के मार से आहत अंजलि इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। अनिरुद्ध, अंजलि और सोम दिवाली के दिन जब अपने घर पहुंचे, एक साथ लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी दुगनी हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी बेबस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।